चलिए बेटा, आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। आज बेसिकली मेरे को जो डिस्कशन करनी है वो ओपन बुक एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। आप सबको ये पता ही है कि अभी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक अनाउंसमेंट करी है कि 1 जुलाई 2020 से वो लोग ओपन बुक एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने वाले हैं, राइट। तो 1 जुलाई 2020 से जो ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, मतलब जो थर्ड ईयर के पेपर दे रहे हैं या फिर जो सिक्स सेम के पेपर दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये पेपर्स हैं। और या फिर जो बेटा एक्स स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स का मतलब जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं लेकिन उन्हें या तो कोई ईआर का पेपर देना है, राइट, कोई रिपीटेटिव पेपर देना है, या फिर उन्हें कोई अगेन कोई इम्प्रूवमेंट के लिए किसी ने बच्चे ने पेपर भरा था तो वो भी ये पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो रूल अप्लाई हो रहा है ये एसओएल, एमसी वेब एज वेल एज रेगुलर स्टूडेंट्स सबके लिए अप्लाई हो रहा है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, राइट। इससे रिलेटेड फाइनल डेट शीट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। बेटा इस फाइनल डेट शीट की जो लिंक है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप वहां से, अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ हमें एसओएल के मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि वो जो पेपर्स हैं वो 3 सेशंस में ले रहा है। 3 सेशंस में इसका कहने का मतलब है उन्होंने मॉर्निंग सेशन दैट इज फ्रॉम 7:30 AM to 10:30 AM अनाउंस किया है। दूसरा सेशन बेटा उन्होंने अनाउंस किया है 11:30 AM से 2:30 PM तक। और तीसरा सेशन जो उन्होंने अनाउंस किया है वो अनाउंस किया है 3:30 PM से 6:30 PM तक, राइट। मैं अगर आपके साथ शॉर्ट में इनकी जो गाइडलाइंस हैं मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट कर चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बेटा आपको सबसे पहले बता चुकी है कि आपको इंटरनेट या लैपटॉप की सुविधा या कोई मोबाइल फोन की सुविधा होनी चाहिए, ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बेटा ये इसकी जो अवेलेबिलिटी है आपको फुल टाइम नहीं चाहिए, राइट। इसकी अवेलेबिलिटी आपको फुल टाइम नहीं चाहिए, आपको केवल पेपर डाउनलोड करने के लिए ये सुविधा चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो आंसर शीट आप लिख रहे हो, ये आंसर शीट को अपलोड करने में आपको इन चीजों की, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। आपको टोटालिटी में आपको टोटालिटी में 3 आवर्स दिए गए हैं। इन 3 घंटों को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। 2 आवर्स आपको बोला है आपका पेपर होगा और 1 आवर आपको दिया गया है डाउनलोड एंड अपलोड करने के लिए, है ना। तो हमें पता ही है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, कभी कभी सर्वर डाउन रहते हैं, कभी कभी कुछ इश्यूज रहती हैं, तो उन्होंने 1 घंटे का आपको टाइम दिया है कि आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। अब किसी रीजन से अगर आप पेपर सबमिट नहीं कर पा रहे हो बेटा, वो आपको कुछ सेकेंडरी ईमेल्स भी बताएंगे, अगर आप किसी रीजन से उन ये पेपर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम अपलोड नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, इट कैन बी एनी रीजन, राइट। तो आप इन सेकेंडरी ईमेल्स पे आप इसको ईमेल भी कर सकते हो जिससे कि आप इन पर्टिकुलर आप अपने आंसर्स को रिक्विजिट पोजीशन प्लेसेस पे सही तरीके से पहुंचा पाओ टाइमली, है ना। इसके साथ साथ बेटा हमें एक और चीज जो हमारे सुनने में आई है वो ये आई है कि हमारे ये जो पेपर्स हैं ये, ठीक है, हमारे, अब मैं सिंपल आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि ओपन, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर ये हमारे लिए बिल्कुल नया सिलेबस है, हमारे लिए बिल्कुल नया पैटर्न है, दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर सीइंग, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर। तो क्या हम इसको बिल्कुल कन्वेंशनल एग्जामिनेशन, बिल्कुल जैसे हम अपने कन्वेंशनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से प्रिपेयर करें या फिर कुछ हम अपने स्टडी पैटर्न में, अपने स्टडी के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाएं, राइट।
तो आज हम उसी के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, राइट। ये जो वीडियो है ये बेसिकली मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। पहला पार्ट होगा व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग इन रिलेशन टू थ्योरी सब्जेक्ट, है ना, थ्योरी सब्जेक्ट के रिलेशन में मैं डिस्कस करूंगा। और सेकंड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थ्योरी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई होप आपको अभी तक ये पता होगा। थ्योरी सब्जेक्ट हैं जहां पर हम प्योर थ्योरी लिखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स का आपका एक सब्जेक्ट है, राइट। जैसे आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है, राइट। ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है, राइट, ऑडिटिंग एंड गवर्नेंस, राइट। इसके साथ साथ आपका एक और सब्जेक्ट है इन रिलेशन टू HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। ये सारे रिलेटेड सब्जेक्ट जो हैं ये सारे के सारे आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आ जाते हैं सर, इसमें आ जाता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। इसको मैं GST को भी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में ही डालूंगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा पोर्शन प्रैक्टिकल भी होता है, तो इसीलिए मैं इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम लॉ, राइट। इसके साथ साथ FOI एंड एटसेट्रा, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिनके आपको अभी पेपर्स देने हैं इन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। तो आज की मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा, ये सारे के सारे थ्योरी सब्जेक्ट की डिस्कशन कर रहा हूँ कि आप थ्योरी सब्जेक्ट को सबसे पहले किस तरीके से प्रिपेयर करें, राइट। इस वीडियो के एंड में आई विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, राइट। तो थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करना शुरुआत करते हैं। आपको बताया गया है थ्योरी सब्जेक्ट में हम लोगों के जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप लोगों को मेजरली 2 चीजों का ध्यान रखना है। सर हमारा सिलेबस क्या है बेटा, आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो 2 तरीके से वो पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे 2 तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक तरीके की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि देयर विल बी 6 क्वेश्चन, और उन 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, है ना। तो बेटा अगर आप सिंपली एक चीज दिमाग लगाओ कि अगर वो इफ इट इज 100 मार्क्स का पेपर, अगर वो एक 100 मार्क्स का पेपर है तो बेटा हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा, 25 मार्क्स का हो जाएगा, राइट। तो ये जो 4 क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हो, ये बेसिकली 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 25 मार्क्स, तो यू हैव टू आंसर इन अकॉर्डेंस टू दैट, राइट। नाउ यहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपका सिलेबस बिल्कुल थरो होना चाहिए। सिलेबस बिल्कुल थरो होने से मेरा मतलब है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस का कौन सा पार्ट कहाँ पर है, राइट। दूसरी चीज बेटा, आप लोगों के पास आपकी टेक्स्ट बुक या रीडिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। टेक्स्ट बुक या रीडिंग्स हमेशा आपके पास में हैंडी होनी चाहिए, जिनको आप रेफर करके आंसर लिख सको, राइट। अब हम बात करते हैं सर अब कब प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट। ये तो चीजें मैंने बता दी कि आपको ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मेरा सिलेबस क्या है, आपके पास टेक्स्ट बुक या रीडिंग हमेशा आपके पास फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ये फिजिकल फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम नहीं चलेगा। ऑल्दो सारी शॉप्स वगैरह खुल गई हैं तो आप जाकर आप फिजिकल फॉर्म में बुक्स वगैरह खरीद सकते हो, राइट। टेक्स्ट बुक रीडिंग्स वगैरह हम खरीदने के लिए आपको इसलिए कह रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, बिकॉज जब आप बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक को लिखोगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखोगे, तो आपके पास जब आपके पास रीडिंग्स या टेक्स्ट बुक्स होंगी तो आप बेटर तरीके से ज्यादा एक्सप्लेनेशन और ज्यादा इलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन मेंशन कर सकते हो, राइट। नाउ आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट। प्रिपरेशन करने के लिए बेटा आपको बेसिकली 2 पार्ट्स में अपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। पहला पार्ट जो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर्स वगैरह ने बताया हुआ है कि पास्ट 10 इयर्स में ये पर्टिकुलर पोर्शन आया हुआ है, राइट। बेटा ये पास्ट 10 इयर्स का जो ये पोर्शन है आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। सर हम रीड क्यों कर रहे हैं बेटा, मैं यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड करिए, मैं आपको लर्न करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी चीज और करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको केवल एक चीज करने को कह रहा हूँ, केवल रीड कर लो, राइट। सर रीड करने से हमें फायदा क्या होगा बेटा, रीड करने से आपको फायदा ये होगा कि जब एग्जाम के दौरान से आपको एग्जाम के दौरान बेटा
अगर आपको वो 3 घंटे दे रहा है, 3 आवर्स का टाइम दे रहा है, उस 3 घंटे में से अगर आपने 10 मिनट्स पेपर को डाउनलोड करने में लगा दिया, ठीक है, मैं कहता हूँ आपने 20 मिनट्स आपने पेपर को अपलोड करने में लगा दिया, बेटा अभी भी आपके पास 2.2 घंटे 30 मिनट्स अवेलेबल हैं। बेटा इस 2.5 घंटे में आपको 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इन 4 क्वेश्चंस को पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, इन 4 क्वेश्चंस को पहले आपको एनालाइज करना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट। उसके बाद बेटा आप इस क्वेश्चन को सर्च करोगे, इस क्वेश्चन के आंसर को सर्च करोगे, ढूंढोगे इसको, क्वेश्चन के आंसर को, राइट। बेटा ये सर्चिंग का काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने एक बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन एक बार रीड करा हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि आप जैसे अगर आपसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है, मेरे पास में 1 to 20 चैप्टर्स हैं, राइट। मेरे को ये पता है, मैंने एक की बना ली बेटा कि मेरे को पता है कि मेरे चैप्टर नंबर 1 में मैंने बेसिकली या तो मैं इंडेक्स बना लूंगा या एक की बना लूंगा, राइट। एक छोटी सी मेहनत है, देख सकते हो, ये छोटी सी मेहनत है। छोटी सी मेहनत में मैंने क्या करा बेटा, बेसिकली मैंने सारे चैप्टर्स की एक की बना ली, सारे चैप्टर्स की इंडेक्स बना ली। इन सारे चैप्टर्स में मेरे की टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 में मेरे टॉपिक्स कौन कौन से कवर्ड हैं, चैप्टर नंबर 2 में मेरे टॉपिक्स कौन कौन से कवर्ड है, चैप्टर नंबर 3 में मेरे कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं, राइट। अब जब आपने बेटा इस की को लेके अगर आप साथ में बैठोगे तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मेरे पास 2.5 घंटे में मैं इस की के हेल्प से आई कैन डायरेक्टली विजिट टू द पेज वेयर आई एम सपोज टू विजिट, है ना। तो जब मैंने एक बार वो बुक खोली हुई होगी, मैंने एक बार वो पढ़ी हुई होगी, समझी हुई होगी, मेरे पास एक की बनी हुई होगी बेटा, तो ये की बनाने के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल सिंपली गो कि अगर मेरा बेटा ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दिस इज इन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, है ना, इसका जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 में है, मैंने चैप्टर नंबर 3 की में देख लिया, हाँ ये मैच कर रहा है ना। तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग्स में जाओगे, रीडिंग्स में जाके चैप्टर नंबर 3 से आंसर कॉपी करोगे या अपने हिसाब से लिखोगे, राइट। तो आपके लिए चीजें ढूंढना एग्जाम के टाइम पे, आंसर को एनालाइज करके लिखना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, है ना। उसके बाद में बेटा मैंने दूसरे पार्ट जो मैंने यहाँ पे बताया, मैंने बोला सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो पास्ट 10 ईयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसको आपने एक बार रीड कर लिया, आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया कि वो टॉपिक में क्या क्या है ना। बेटा इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा सेकंड पार्ट बोला कि अब जो आपने जो रीडिंग्स खरीदी हैं, उस रीडिंग्स में हो सकता है ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी अवेलेबल हो बेटा। बेटा अब ओपन बुक एग्जामिनेशन में ये एक्स्ट्रा मटेरियल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज टीचर्स आर नॉट गोइंग टू आस्क व्हाट वाज कन्वेंशनली इंपॉर्टेंट, है ना। टीचर्स अब आपसे केवल कन्वेंशनल मेथड से ही क्वेश्चंस नहीं पूछेंगी। तो बेटा अगर मैंने कहा कि एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स कवर्ड है ना। पहले कन्वेंशनल मेथड में क्या होता था, जब हमें 5-5 नंबर या 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछते थे तो हम बोलते थे कि सर ये केवल 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये रिमेनिंग 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब बेटा आप जानते हो कि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 नंबर का, है ना, तो बेटा इन 2 पॉइंट के साथ साथ ये रिमेनिंग 3 पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो बेटा मैंने कहा जो आपकी रीडिंग्स या आपके जो भी टेक्स्ट बुक की जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स अब बच गए हैं, ठीक है ना बेटा, उससे भी एक बार नजर मार लीजिए, एक बार रीड जरूर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जब एक बार यहाँ पर आपका जो सिलेबस है, आपने एक बार सिलेबस पे पूरी तरीके से कंट्रोल जमा लिया, आपने एक बार एक थोड़ी सी नजर मार ली, तो आपको एक आइडिया लग गया कि मेरे सिलेबस में ये चीजें हैं, है ना। तो आपको जब एग्जामिनेशन पेपर जब आपके सामने आएगा तो आपको कोई चीज नई नई सी नहीं लगेगी, राइट। यू विल नॉट फील कि मेरे को कुछ न्यू थिंग मिल गया, व्हाट, राइट। बिकॉज जब हम एग्जामिनेशन के दौरान हमें कोई बेटा नई सी चीज मिलती है तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज हमें लगता है कि वी स्टार्ट गेटिंग पैनिक, हम पैनिक क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, राइट। हम पैनिक क्यों क्रिएट करने लग जाते हैं बेटा, बिकॉज इट ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन। व्हाट इज द रीजन सर? रीजन इज हमें ये चीज नहीं आती, हमें ये चीज नहीं पता, राइट। सर अगर हमें ये चीज नहीं पता तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम आधे से ज्यादा टाइम जो है इसी चीज पे वेस्ट करने लग जाते हैं
कि अरे यार काश मैंने पढ़ लिया होता, अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, राइट। हम इस तरह के क्वेश्चन सोचने लग जाते हैं। तो हम rather than thinking about these things, we will focus on, एक बार हम पहले ही रीड करके रख लेंगे, पहले ही एक बार देख के रख लेंगे कि बेटा मेरा सिलेबस ये है, बेटा आपको ये चीज करने में मुश्किल से 1 वीक लगेगा, मुश्किल से 1 वीक लगेगा। आपके अगर 4 पेपर हैं, मैं कहता हूँ अगर आपके 8 पेपर हैं, 8 पेपर में भी एक बार आपको रीड थ्रू करने में मुश्किल से, अगर आप दिन में 4 घंटे भी उठ के पढ़ते हो, 4 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स, अगर आप 4 घंटे भी रोज पढ़ लेते हो, है ना, तो बेटा एक हफ्ते के अंदर अंदर आप पूरा सिलेबस एक बार रीड कर सकते हो, जस्ट गो थ्रू कर सकते हो, राइट। इसीलिए मेरा जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव है वो सीधा सीधा ये है कि बेटा अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी रीडिंग्स में से सबसे पहले आप एक बार अपने सारे के सारे सिलेबस को एक बार रीड कर लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, राइट। बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि प्लीज लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, मैं लर्न करने या रटने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, राइट। सर अब इसके पीछे का रीजन क्या है, वाई आर यू आस्किंग अस टू रीड द सिलेबस। बेटा एक चीज मुझे बताओ, मैं अगर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं आई एम टेकिंग अप अ सब्जेक्ट लाइक इंडियन इकोनॉमिक्स, राइट। सर मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए देर आर अप्रोक्सीमेटली 500 students of Delhi University. There are around 500 students in Delhi University जो ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। तो बेटा एक चीज मुझे ये बताइए, ये 500 के स्टूडेंट्स जो हैं, 500 में से 400 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बुक रेफर कर रहे हैं जिसका नाम है टी आर जैन, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट, 500 में से 400 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बुक रेफर कर रहे हैं टी आर जैन जी की, है ना। मेरे को अब एक चीज बता दीजिए बेटा, ये जो भी 400 स्टूडेंट्स हैं जब ये आंसर लिखेंगे, बेटा ये बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट सेम आंसर लिखेंगे, राइट। तो आपको क्या लगता है इन 400 बच्चों को बिल्कुल सेम स्कोर मिलेगा, राइट। तो यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम जरूर निकालेगी, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक जरूर निकालेगी आपके पेपर में कि इन 400 बच्चों में से हम केवल 200 या 100 बच्चों को ही अच्छा स्कोर करवाएं, है ना। तो केवल इंटेलिजेंट पर्सन विल ओनली बी एबल टू स्कोर वेल, राइट। तो वी जस्ट हैव टू क्रॉस दैट लिमिट कि हम उन 400 में नहीं रहेंगे, हम उन 300 बच्चों में नहीं रहेंगे, हम इन 100 या 200 स्टूडेंट्स में आ जाएंगे जो थोड़े अच्छे स्टूडेंट्स हो जाएंगे, राइट। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एनालाइज, हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लर्न ना कर कर केवल सिलेबस को रीड कर रहे हैं, राइट। अब मैं आपको एक और इसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ कि मैं आपको रीड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, राइट। बेटा मैं आपको रीड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप एक बार सिलेबस को रीड कर लोगे, तो जब हम कोई चीज रीड करते हैं तो हमारे पास में एक छोटी सी टेंडेंसी होती है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, हम उसे समझें, है ना, कि उसके पीछे का रीजन क्या है। बेटा अगर आपने वो पर्टिकुलर चीज को समझ लिया, अगर आपने इस पर्टिकुलर चीज को समझ लिया, तो बेटा आप इसमें कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी लैंग्वेज वगैरह अच्छी है, तो आप चाहो तो अपनी खुद की लैंग्वेज में, अपनी ओन लैंग्वेज में भी आंसर बना के लिख सकते हो। सर जब आप ओन लैंग्वेज में आंसर बना के लिखते हो, कंक्लूजन बना के लिखते हो, आप बेटर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हो, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज आप बेटर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। नाउ एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मैं छोटा सा टॉपिक बोलता हूँ, जैसे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इंडियन इकोनॉमिक्स में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना। तो मैंने बोला अगर मैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करूं, बेटा टी आर जैन की बुक में उन्होंने 1 पेज का पूरा नोट दे रखा है फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब आप सोचिए अगर ये एक क्वेश्चन आ गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का 25 नंबर का, तो ये क्या 1 पेज का आंसर लिखना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा? नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिंकिंग करनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। सर हमने ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और कहाँ पे डिस्कस किया था, मैं पॉपुलेशन को किस चीज से और डिस्कस के साथ लिंक कर सकता हूँ, मैं इसके कॉजेज के साथ क्या लिंक कर सकता हूँ। तो ये चीज आप कब कर पाओगे बेटा, उस 2.5 घंटे में तो नहीं कर पाओगे ना, अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा होगा तो। अगर आपने एक बार सिलेबस को गो थ्रू करा हुआ होगा तो आप इस चीज को एक बार तुरंत तुरंत लिंक कर पाओगे,
है ना। आप एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तुरंत एक बार आप एकदम विद इन हाफ एन आवर आप इस आंसर को फ्रेम कर पाओगे इन अ बेटर वे, ठीक है ना। अब मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ बेटा। अगर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछने की बजाय बेटा उसने अगर आपसे कोई केस स्टडी पूछ ली, सर व्हाट इज केस स्टडी? केस स्टडी का मतलब होता है बेटा आपको एक कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड कर दिया, मतलब उसने एक रियल लाइव घटना प्रोवाइड कर दी और बोला इस घटना में से आइडेंटिफाई करो टॉपिक को, आइडेंटिफाई करो टॉपिक को, और उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लेन करो। राइट, आपने बिजनेस स्टडीज में 12th स्टैंडर्ड में काफी केस स्टडीज पढ़ी हैं, तो कुछ वैसा सा सिचुएशन, बस द डिफरेंस विल बी नाउ द केस स्टडीज विल नॉट बी दैट 5-6 लाइन या 10 लाइन्स की केस स्टडी नहीं होंगी, अब वो बेसिकली 25-30-40 लाइन्स के करीब की केस स्टडीज बन जाएंगी, है ना। तो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, यहाँ पर हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो जब हम ये दिमाग तभी लगा पाएंगे ना जब हमें पता होगा थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट कही, मैं आपको कोई यहाँ पर टाइम से पहले ही आगाह कर देना चाहता हूँ कि पेपर, ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर बिल्कुल टफ होगा, राइट। पेपर आपके लेवल के हिसाब से ही बनाया जाएगा, आपके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ही बनाया जाएगा, आपके इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से ही बनाया जाएगा। बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो सिलेबस है उसको मैं कैसे कंप्लीट करूं, उसको मैं कैसे अभी इस तरीके से प्रिपेयर करूं, राइट। तो हमें हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है, चाहे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चंस हो, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड थ्योरी क्वेश्चंस हो, राइट। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा तो मैं डायरेक्टली चैप्टर को की से रेफर करके कर सकता हूँ। बेटा अगर वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके बाद उसका टॉपिक जनरेट करना पड़ेगा। तो बेटा जब मैं इस तरीके से कोई टॉपिक जनरेट करता हूँ या जब मैं कोई इस तरीके से एनालिसिस करता हूँ तो मुझे चैप्टर और सब सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है ना। Hence, this is one of the reasons why I am asking you to just go through and understand your syllabus once, right? एक बार understand कर लिया, आपको ये पता चल गया क्या चीज कहाँ पर है, that is sufficiently enough, that is sufficiently enough, right? अगेन मैं आपको ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, आपको लर्न नहीं करना है, बिकॉज आपकी बुक्स आपके आसपास ही होंगी, है ना। आपकी बुक्स जो है वो आपके रेफरेंस के लिए अवेलेबल होंगी, तो आप उन बुक्स में से कॉपी कर सकते हो। बट द ओनली पॉइंट इज कॉपी करने के लिए भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो कहाँ से कॉपी करना है, क्या कॉपी करना है, दैट विल बी द माइंड दैट यू नीड टू अप्लाई। तो ये आप तभी एनालाइज कर पाओगे जब आपको पता है कि क्या चीज कहाँ से कब मेरे को कॉपी करनी है या बेसिकली चेक करना है, राइट। तो इसी चीज के लिए बेटा मुझे ओपन बुक एग्जामिनेशन में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। it is a nice initiative but it has to be done with the use intelligently by the students also, है ना। तो you also have to prepare as per the guidelines, जैसे हमें बताई जा रही है, जैसा हमारा चेंजेस आ रहा है उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन भी चेंज करनी है ना। कन्वेंशनल मेथड में हमें पता है कि पिछले 2 साल से हम जैसे पेपर देते आ रहे हैं वैसे ही पेपर थर्ड ईयर में भी आएगा, राइट। रेपिटेटिव सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमें पता है, हमारी टीचर्स ने हमें बता दिया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हमें हमारा सिलेबस बेसिकली पता होता है ना। तो हम गेस कर सकते हैं किस टाइप का पेपर आने वाला है ना। तो हम अप्रोक्सीमेटली 60-70% पेपर हमें पता होता है पेपर देते वक्त कि हाँ ऐसा ही पेपर कुछ हमें मिलने वाला है ना। लेकिन जब हम बात करें ओपन बुक एग्जामिनेशन में, समथिंग इज वेरी न्यू, दिस इज वेरी न्यू फॉर्मेट फॉर अस, वी डोंट नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी, so we have to be a little prepared, right? बट इस प्रिपरेशन की अच्छी बात यह है कि अब आपको लर्न नहीं करना, कुछ रटना नहीं है, आपको केवल समझना है कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, है ना। आई होप यहाँ तक आपको एक चीज क्लियर होगा कि मैं अगर एक थ्योरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो थ्योरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते वक्त मुझे क्या चीज का ध्यान रखना है। मुझे सबसे पहले समझना है कि मेरा सिलेबस क्या है, सिलेबस के बाद मेरे पास टेक्स्ट बुक रीडिंग्स अवेलेबल हो और मैं टेक्स्ट बुक और रीडिंग्स को एक बार अच्छे से रीड कर लूँ, थॉरली गो थ्रू कर लूँ, बेटा एक की बना लूँ, एक इंडेक्स बना लूँ अपने हैंड से बनाई हुई। मैं बुक की इंडेक्स को यूज नहीं करूंगा बेटा, मैंने हर चैप्टर में डिटेल्ड वाइड इंडेक्स बना ली। डिटेल्ड वाइड इंडेक्स बना ली मतलब चैप्टर 1 का नाम ये है, राइट, इसके अंदर टॉपिक 1 ये है, टॉपिक 2 ये है, टॉपिक 3 ये है, टॉपिक 4 ये है। चैप्टर नंबर 2
का नाम ये है, इसके अंदर टॉपिक 1 ये है, टॉपिक 2 ये है, टॉपिक 3 ये है, राइट। मेरे पास हर सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट का मैं ओपन बुक एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, हमेशा मेरे पास उसका की अवेलेबल होना चाहिए, राइट। इस की के साथ में बेटा मेरे लिए पेपर को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। मेरे लिए पेपर में क्वेश्चंस को, आंसर्स को ढूंढना, सोल्यूशंस को ढूंढना काफी आसान हो जाएगा, राइट। प्लीज मेक श्योर आप लोग ये की बना लें अपने एग्जामिनेशन से पहले। इट विल हार्डली टेक अबाउट 1 hour टू मेक द की एट द मोस्ट। मैंने बोला एक घंटा लगेगा एक सब्जेक्ट का की बनाने में, है ना। तो अगर आपके 4 या 5 सब्जेक्ट है, 5 घंटे में एक ही दिन में आप सारे सब्जेक्ट की बना सकते हो, है ना। और बेटा जब आप की बना रहे हो तो आपने ओवरऑल एक बार रीड थ्रू कर लिया कि हाँ हम इस सब्जेक्ट में क्या है ना। तो जिससे कि आप चीजों को अच्छे से समझ सको और आंसर कर सको, है ना। नाउ हियर इन दिस पर्टिकुलर ओपन बुक एग्जामिनेशन आपको 10 ईयर बहुत ज्यादा इफेक्टिवली फायदा नहीं देंगी, राइट। तो 10 ईयर इफेक्टिवली फायदा क्यों नहीं देंगी? जो हमारी 10 ईयर्स है वो इतना ज्यादा इफेक्टिवली फायदा इसलिए नहीं देंगी बेटा बिकॉज 10 ईयर में हमारे पास बहुत सिलेक्टेड मटेरियल आंसर्स होते हैं, है ना। हमारे जो आंसर्स होते हैं वो छोटे होते हैं बहुत, राइट। और ओपन बुक एग्जामिनेशन में मुझे बेटा टू द पॉइंट बहुत एग्जैक्ट छोटे छोटे आंसर नहीं लिखने होंगे, थोड़े इलेबोरेटेड आंसर्स लिखने होंगे, थोड़े क्लैरिटी के साथ आंसर्स लिखने होंगे, जो मुझे ये 10 ईयर्स नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, बट मुझे टेक्स्ट बुक या रीडिंग भी प्रोवाइड कर पाएंगे क्योंकि वो थोड़ी डिटेल्ड और एक्सप्लेनेटरी होती है, राइट। आप इसके लिए SOL की बुक्स जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, NC वेब में आपके टीचर्स ने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो रीडिंग। अगर आपने अपने कॉलेज के दौरान कोई नोट्स बनाए हैं, आपने कहीं से क्लासेस ली हैं, वहां पे अगर आपने कोई नोट्स बनाया आप उनको भी थरली यूटिलाइज यूज कर सकते हो, राइट। यू कैन ऑलवेज फॉल बेस्ड ऑन योर रीडिंग व्हाट यू हैव, राइट। अब सर हमारे पास जो रीडिंग्स अवेलेबल है वो तो बहुत लेंदी है, अराउंड 500-600 पेजेस की रीडिंग्स हैं, अब उसको कैसे रीड करें, राइट। तो बेटा मैंने ये नहीं कहा घुस घुस के हर एक चीज को रीड करो, मैंने बोला एक बार ओवरऑल समझ लो कि उस टॉपिक में क्या बोला गया है, बस। मैंने ये नहीं बोला कि घुस घुस के रटो, अगर उसमें ग्राफ बना हुआ है उस ग्राफ को समझो, मैंने बिल्कुल ये चीज नहीं कही। मैंने बोला अगर वो ग्राफ बना हुआ है बेटा तो वो ग्राफ किस चीज का है, वो किस टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है ना। वो कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है, वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो अंडर डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो अगर ग्राफ एक मेरे को पेज नंबर 25 पे बना हुआ है तो वो किस चीज के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, वो किस चीज के लिए यूजफुल है, राइट। इससे बेटा आपको समझने में, क्वेश्चंस को करने में एग्जाम के दौरान बहुत आसानी हो जाएगी। आप ये चीज खुद नोट कर पाओगे पहले एग्जाम के बाद कि यस थिंग्स हैव बिकम अ लिटिल इजियर फॉर मी बिकॉज आपने एक बार पहले से पढ़ा हुआ था, आपने पहले से एक बार गो थ्रू करा हुआ था पूरे सिलेबस, राइट। सर इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए इन रिलेशन टू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो। सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हम कैसे प्रिपेयर करें? बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हम लोगों को अभी तक ये हमारा एक सिंपल वेटेज होता था कि हम 15-15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें 9 to 10 मार्क्स के हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते थे और 6 to 5 मार्क्स के हमें थ्योरी क्वेश्चन पूछते थे। सर अब कैसे करेंगे वो? अब तो उन्होंने बोल दिया कि हमें कोई सब पार्ट भी नहीं देंगे। बेटा अभी भी वो आपको जो क्वेश्चन पेपर बना के देंगे वो थोड़ा मिक्स करके ही बना के देंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, है ना। अगेन आपको 6 क्वेश्चंस अगर दिए हैं, 6 क्वेश्चंस में से वो कोशिश करेंगे जो सबसे लेंदी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको उठा के दे, है ना, जिससे कि वो 25 मार्क को जस्टिफाई कर पाए, है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी आपको ये चीज एश्योर करके चलनी है कि आप थ्योरी वाले सेगमेंट की इंडेक्स आराम से बना पाओ, राइट। उसके साथ साथ बेटा आपको ये भी बताऊं कि मेरे सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें मेरे टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सर यहाँ पे एग्जांपल दे दीजिए। जैसे बेटा मैं अगर बात करूं आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस की, राइट, मैं बात करूं आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस की, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक सिलेबस जो है वो 4 चैप्टर्स के सराउंडिंग है, राइट। बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस कॉस्टिंग जिसे हम कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। मेजर आपका जो सिलेबस है
प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं वो इन 4 यूनिट्स में से आते हैं। सर आपको ये पता होना चाहिए कि बजट में मेरे पास कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। सर अगर मेरे पास अगर ये 5 टाइप के क्वेश्चन है बजट में से, मैंने कहा सेल्स बजट है, मैंने कहा कैश बजट है, मैंने कहा प्रोडक्शन बजट है, मैंने कहा फ्लेक्सिबल बजट है ना। तो मुझे ये पता होना चाहिए बेटा कि सेल्स बजट कहाँ पर है एग्जैक्टली, सेल्स बजट के क्वेश्चन कहाँ पर है, राइट। बिकॉज जब आपको इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जाएंगे बेटा, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं बैठ के पूरे 500 पेज आगे पीछे करूं और फिर क्वेश्चन को सर्च करूं, राइट। मुझे तुरंत तुरंत आंसर करना है, मुझे तुरंत तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। उसके लिए बेटा मुझे पता होना चाहिए सेल्स बजट कैसे करा। अब बेटा ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, हो सकता है कि आपको थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके दे दे, है ना, फिगर्स चेंज करके दे दे, बिल्कुल एग्जैक्टली जरूरी नहीं है ना। जैसे आपके नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड में तो कई बार बुक से डायरेक्ट सेम क्वेश्चन उठकर आ जाता है, लेकिन अब देर इज अ वेरी हाई चांस, नाउ देर इज अ वेरी हाई चांस दैट दे विल नॉट गिव यू एग्जैक्टली डिटो सेम क्वेश्चन। वो आपको एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली डिटो सेम क्वेश्चन दे ऐसे जरूरी नहीं है। तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना पड़े। बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़े तो आपको ये आना चाहिए ना कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल चैप्टर्स में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थोड़ा सा ये ध्यान रहना चाहिए कि मेरे जो टाइप ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं इनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, राइट, हाउ यू आर सॉल्विंग देम। तो बेटा उसका बेसिक तरीका ये होता है कि ट्राई टू सॉल्व टू 1 or 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द टफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको अपने आप आइडिया लग जाता है कि हाँ, बिकॉज यूजुअली सारे क्वेश्चन सिमिलर तरीके से सॉल्व होते हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्व नहीं होते, है ना। इसीलिए आपको अगर 1-2 क्वेश्चंस आ गए हैं बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आप आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हो आराम से, है ना। इसी से रिलेटेड बेटा हमारे थ्योरी टॉपिक्स होते हैं, तो थ्योरी टॉपिक्स में भी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा थ्योरी पोर्शन कहाँ पर है। तो अगेन वो जो आप की इंडेक्स बनाओगे उसमें आपको हेल्प हो जाएगी, राइट। So this is how you should go about preparing for your practical subject. This is how again I repeat myself कि आपको practical subjects में भी similar type की preparation करनी चाहिए, राइट। आई होप यहाँ ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों को कुछ गेन हुआ हो, कुछ फायदा होगा आई थिंक। तो कुछ बच्चों को, बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन है, हमें कुछ भी नहीं पता, हम कैसे प्रिपरेशन करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर। तो बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, इट इज जस्ट सिमिलर तरीके की प्रिपरेशन करनी है, सेम ही तरीके से जैसे पहले करते थे वैसे ही आप प्रिपरेशन करनी है। बस डिफरेंस ये है, पहले भी पेपर थोड़ा सा आपको अनडाउटेड और डाउटफुल रहता था कि ये पेपर में आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा। बेटा अब पेपर 100% डाउटफुल हो गया है, हमें नहीं पता क्या पेपर में आएगा। उसके अलावा बेटा आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि मेरे पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उससे ज्यादा बेटा मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरे को यहाँ तक ये भी पता होना चाहिए मेरे सिलेबस में क्या है, बिकॉज देर आर स्टिल मेनी स्टूडेंट्स जो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम को बहुत लाइटली ले रहे हैं और प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो बेटा ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, जो आप अब नहीं कर पाए वो तब क्या कर पाओगे, है ना। उन 2 घंटों में भी क्या, 3 घंटों में भी क्या उखाड़ लोगे, राइट। इसीलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करके चलिए, थोड़ा सा पहले से मैनेज अप होके चलिए, थोड़ा सा अपने आप को केपेबल बना के चलिए, आपके लिए पेपर बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए सॉल्विंग काफी हद तक आसान हो जाएगी, राइट। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड keep studying, keep working hard. Thank you.